क्या वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी सच में मुसीबत में है और क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिल चुकी है एक क्लीन ग्रीन चिट जस्ट बिफोर इलेक्शंस। अब वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के बिल्कुल पहले एक ऐसा ट्विस्ट आया है जिसने पूरी पॉलिटिकल नैरेटिव को शेक कर दिया। एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट का कंसर्न, दूसरी तरफ ईसीआई का अग्रेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन और तीसरी तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट का फाइनल वर्ड। ये सिर्फ एक लीगल ऑर्डर नहीं है, ये एक सिग्नल है कि इलेक्शन के टाइम पे पावर का रियल सेंटर कौन होता है। अब सब कुछ स्टार्ट होता है 15 मार्च के इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद, जब ईसीआई ने लार्ज स्केल ट्रांसफर्स किए आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के। अब ये कोई छोटी मोटी रीशफल नहीं थी, ये एक मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव सर्जरी थी जिसे देखकर पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में सवाल उठने लगे। एडवोकेट अर्क कुमार नाग ने एक पीआईएल फाइल की, ये कहकर कि इतने बड़े स्केल पर ट्रांसफर्स करना क्वेश्चनेबल है। लेकिन यहीं पर एक लीगल ट्विस्ट आया है जो पूरा केस का बैकबोन तोड़ देता है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब कलकत्ता हाईकोर्ट की बेंच, जिसमें की चीफ जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन मौजूद थे, उन्होंने जब इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को सुना तो सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन ये दिया कि पिटिशनर ने खुद अपनी पिटिशन में एक्सेप्ट किया है कि ईसीआई के पास पावर है ऑफिसर्स को ट्रांसफर करने का। कोर्ट ने क्लियरली कहा कि द एग्जिस्टेंस ऑफ पावर विद ईसीआई टू ट्रांसफर शिफ्ट द ऑफिसर्स आफ्टर इशुएंस ऑफ इलेक्शन नोटिफिकेशन टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाज नेवर डिस्प्यूटेड। ये लाइन सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं थी, ये पूरे केस का टर्निंग पॉइंट था। चीफ जस्टिस सुजय पॉल ने बेंच के बिहाफ पे बोला कि द पावर टू ट्रांसफर ऑफिसर्स दो वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट बी एक्सरसाइज्ड विद कॉशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर कोर्ट ने ये भी ऐड किया कि दिस लीव्स नो रूम फॉर एनी डाउट। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप खुद मान रहे हो कि ईसीआई के पास पावर है तो फिर आप बाद में ये नहीं आर्ग्यू कर सकते कि उनके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। ये क्लासिक लीगल सेल्फ गोल था और यहीं से नैरेटिव शिफ्ट हो जाती है। जो पीआईएल ईसीआई को चैलेंज करने के लिए फाइल हुई थी वो टेक्निकल ग्राउंड पर ही वीक हो गई। कोर्ट ने एक और स्ट्रॉन्ग लाइन बोली, A careful reading of this petition leaves no room for any doubt that petitioner has not disputed the existence of power with ECI। इसका मतलब ये हुआ कि डिबेट अब ये नहीं रही है कि ECI के पास पावर है या नहीं, डिबेट ये रह गई है कि क्या उस पावर का मिसयूज हुआ है। और अब आते हैं मिसयूज के एलिगेशन पर, जो पॉलिटिकल एंगल से सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव पार्ट था। एलिगेशन ये था कि ट्रांसफर्स मैलाफाइड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन कोर्ट ने इसको बिल्कुल सीधा शब्दों में रिजेक्ट कर दिया। Mere assertions of malafide without any foundational facts or material cannot be the basis for interfering with election related administrative steps। ये लाइन बहुत पावरफुल है क्योंकि ये क्लियरली कह रही है कि सिर्फ एलिगेशन से कुछ नहीं होता, प्रूफ चाहिए। अब कोर्ट ने ये भी एम्फसाइज किया कि इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन कोई ऑर्डिनरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन नहीं है। इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइज और इसका मतलब ये है कि कोर्ट्स नॉर्मली इंटरफेयर नहीं करते जब तक क्लियर आर्बिट्रेरीनेस या इलीगैलिटी ना हो। और इसी लॉजिक को एक्सटेंड करते हुए कोर्ट ने कहा, इट इज नॉट द डोमेन ऑफ दिस कोर्ट to sit in appeal over administrative wisdom of ECI unless clear arbitrariness, malafide और violation of statutory provisions is established। और यहाँ पर एक और important argument आता है जो state government ने रेज किया था। उनका कहना था कि इतने large scale transfer से administrative paralysis हो जाएगा, governance numb हो जाएगा। लेकिन कोर्ट ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया एक प्रैक्टिकल रीजनिंग के साथ। कोर्ट ने कहा कि हर ट्रांसफर्ड ऑफिसर की जगह रिप्लेसमेंट दिया गया है, तो इट कैन नॉट बी सेड दैट एडमिनिस्ट्रेटिव नंब हैज बीन क्रिएटेड एंड गवर्नमेंट विल पैरालाइज। मतलब ग्राउंड रियलिटी में गवर्नेंस रुकने का कोई एविडेंस नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट था कि वेस्ट बंगाल को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है। अब ये एक सीरियस एलिगेशन था क्योंकि अगर प्रूव हो जाता तो पूरा केस का टोन बदल जाता। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने डेटा एग्जामिन करके कंक्लूड किया कि नंबर ऑफ ऑफिसर्स शिफ्टेड इन अदर स्टेट्स इज मच हायर देन द नंबर ऑफ ऑफिसर्स शिफ्टेड इन वेस्ट बंगाल। और ये एक डायरेक्ट रिबटल था डिस्क्रिमिनेशन के एलिगेशन का। मतलब ईसीआई का एक्शन नेशन वाइड पैटर्न का पार्ट था, कोई आइसोलेटेड टारगेटिंग नहीं। और फिर एक और कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट आता है जो थोड़ा इंट्रीगिंग भी है। पिटिशनर ने अपनी आर्ग्यूमेंट्स में कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस यूज किए बिटवीन स्टेट और ईसीआई। कोर्ट ने इस पर कंसर्न रेज किया कि हाउ द पिटिशनर कुड ले हिज हैंड्स ऑन दीज कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स इज अ बिग क्वेश्चन। और ये सिर्फ एक कैजुअल रिमार्क नहीं था, ये इनडायरेक्टली ये हिंट कर रहा
कहा था कि PIL का इंटेंट प्योर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं हो सकता। कोर्ट ने तो ये तक ऑब्जर्व कर दिया कि PIL शायद कैनवस पॉलिटिकल इंटरेस्ट रादर देन एस्पाउस पब्लिक इंटरेस्ट। और फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, आर्टिकल 324। कोर्ट ने इसको डिस्क्राइब किया एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वॉयर ऑफ प्लीनरी पावर। और मोहिंदर सिंह गिल केस का रेफरेंस देते हुए कोर्ट ने रीइटरेट किया कि व्हेन पार्लियामेंट हैज नॉट स्पोकन, आर्टिकल 324 ऑपरेट्स विद फुल विगर टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इसका मतलब सिंपल है, जब लॉ साइलेंट हो तब ECI के पास वाइड पावर्स है इलेक्शंस को फेयर बनाने के लिए। इसी कंटेक्स्ट में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक और क्रूशियल लाइन बोली, merely because the ECI had transferred a sizable number of officers, it cannot be said that action is arbitrary, capricious or malafide। मतलब नंबर से ही नहीं, इंटेंट और एविडेंस से आर्बिट्रेरीनेस डिसाइड होती है। अब बात करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के मेंटेनेबिलिटी की। कोर्ट ने SP गुप्ता केस का रेफरेंस दिया और कहा कि PIL तभी मेंटेनेबल है जब पब्लिक इंजरी शो हो। यहाँ पिटिशनर एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट था जिसका कोई पर्सनल ग्रीवांस नहीं था, और कोर्ट ने क्लियरली कंक्लूड भी किया कि द रिट पिटिशनर कुड not establish that because of transfer of officers any public injury is caused। अब ये फाइंडिंग बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि इससे पूरा PIL फ्रेमवर्क ही कोलैप्स हो जाता है। अगर पब्लिक इंजरी ही नहीं है तो PIL का बेस ही नहीं है। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि ट्रांसफर्स एन इंसिडेंट ऑफ सर्विस है और अगर किसी ऑफिसर को प्रॉब्लम है तो वो इंडिविजुअली चैलेंज कर सकता है। दिस जजमेंट विल नॉट कम इन द वे ऑफ द इंडिविजुअल अग्रीव्ड ऑफिसर्स टू चैलेंज देयर ट्रांसफर ऑर्डर। एंड में कोर्ट ने इस PIL को सांस सब्सटेंस डिक्लेयर करके डिसमिस कर दिया और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज दिया कि इलेक्शंस के दौरान ECI के इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना बेहद जरूरी है। कोर्ट सेकंड गेस नहीं करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव चॉइसेस को इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो अब वापस आते हैं ओरिजिनल सवाल पर, क्या वेस्ट बंगाल CM ममता बनर्जी मुसीबत में है? डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली प्रेशर डेफिनेटली बढ़ गया है क्योंकि कोर्ट ने ECI के एक्शंस को वैलिडेट कर दिया है और इससे ECI को एक स्ट्रॉन्ग लीगल बैकिंग मिल गई है। और क्या ECI को ग्रीन चिट मिल गई है? लार्जली हाँ। कोर्ट ने उनके अथॉरिटी, इंटेंट एंड प्रोसेस को अपहोल्ड किया है। अब ये जजमेंट सिर्फ एक केस का आउटकम नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि इलेक्शन के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस कैसे वर्क करता है। एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट, दूसरी तरफ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और तीसरी तरफ जुडिशरी। और इस बार जुडिशरी ने क्लियरली सिग्नल दिया है कि जब बात फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की होगी तो ECI के पास वाइड पावर्स होते हैं। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।